और फिर कोशिश मेरी यही रहेगी, जैसे बार खत्म हो जाता है पीवाईक्यू, उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर क्वेश्चन और बना रहा हूँ अभी, तो वही प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इस साल जो पेपर दोगे तुम लोग, पीवाईक्यू हो गए, बेस कवर हो गया, फिर या अगले साल दोगे कोई नहीं जब भी, तो करंट अफेयर तो एक साल का पूरा पढ़ना होता है ना, तो जो करंट के टॉपिक्स है उनकी प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो पीवाईक्यू हो गया, करंट में जो टॉपिक्स है उन पे थीम पहले वाले से कीवर्ड्स डाल के देखना इस बार, तो वो करेंगे अपन प्रैक्टिस। पहले एक बार एक राउंड लग जाए पीवाईक्यू का, फिर उसके बाद करंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। कि जो पूरे साल भर में करंट रहा है उनके, चाहे कोई बिल रहा हो न्यूज में, चाहे कोई आपका सिक्योरिटी में कुछ रहा हो, चाहे आईआर में कोई रिलेशन रहा हो न्यूज में, वो सब कर लेंगे अपन कवर, करंट वाले भी आंसर राइट। ठीक है, तो होलिस्टिकली सारे पेपर के लिए कवर हो जाएगा, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसी, कुछ भी दे रहे हो तुम लोग। बेसिक यहाँ से होगा पीवाईक्यू से, और जो करंट है वो अपडेट कर लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। क्योंकि पढ़ने, अगर मान लो ईयू और अभी हमारा एफटीए जो साइन हुआ है, उसको कितना भी पढ़ लो वो बहुत टाइम लग जाता है, और उसको हमने अगर एक दो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया तो वो पॉइंट सीधे सीधे क्लैरिटी आ जाती है। तो मेरा एक प्रैक्टिस रहेगी, उसको मैं एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूँ उसको। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ टेस्ट वन, जीएस पेपर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। टेस्ट वन टॉपिक्स रहेंगे प्लानिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की। अब इनमें देखना सब में वही कॉमन बात आएंगी, जॉब की, इन्वेस्टमेंट की, तो वो कीवर्ड्स अपने को क्वेश्चन वहां पे एक ही आएगा इस टॉपिक से, तो सारे वहां पे लिख के आ जाना कीवर्ड्स। While we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? ये सब वही है, जॉबलेस ग्रोथ। थीम क्या आ रही है? जॉबलेस ग्रोथ आ रही है। ये हम सब, डिविडेंड भी है, जीडीपी भी ग्रो कर रही है, पर जॉब्स क्यों नहीं है? उस वो जॉबलेस ग्रोथ एक थीम है, उसके बेस पे ही 3-4 क्वेश्चन है। वेयर विल द जॉब्स दैट इंडिया डेस्परेटली नीड्स कम फ्रॉम? एक्सप्लेन। आने वाले टाइम में फिर जॉब्स कहाँ से लेके आनी, वो बताना है आपको। तो इसको 3 पेज में करना, 15 मार्कर की तरह, 11 मिनट्स। देखो ये बेसिक फ्रेमवर्क है, जितने भी एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन है उसमें काम आ जाएगा। प्लस मैंने मॉडल आंसर में कुछ स्कीम्स दे रखी है, वो मैंने लिखी नहीं, वो आप देख लेना। वो स्कीम्स जो गवर्नमेंट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एमएसएमई को, या जॉब्स के लिए प्रमोट जो स्कीम्स, तो इन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में एक स्कीम जरूर लिखते रहना साथ साथ, उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कि गवर्नमेंट इसके लिए ये कर रही है स्कीम। क्योंकि टेक्सटाइल के लिए अलग स्कीम्स है, ठीक है ना, एमएसएमई के लिए अलग स्कीम है, जॉब के लिए अलग स्कीम है, स्किल्स के लिए, हर एक पॉइंट के लिए अलग स्कीम है गवर्नमेंट, वो कॉमन ही चलेगी सभी। तो पहले आप बताओगे भाई 15 से 64 ईयर से डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक विंडो का एक होता है, ठीक है। इंडिया में अगर स्टेटस देखे तो 65% जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अकॉर्डिंग। अब क्या मिसिंग है हमारे यहाँ पे? जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो यूथ में बहुत ज्यादा है, कम है, ठीक है ना। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 कहती है कि ओनली 54.5% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयबल, तो वो स्किल मिसमैच है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट का डेटा आप कन्वर्ट कर सकते हो कोड, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम हमारा वो किस पे फोकस करता है? फोकस मोर ऑन द डिग्रीज देन द प्रैक्टिकल स्किल्स। नेक्स्ट, स्क्यूड स्किल डेवलपमेंट। स्किल इंडिया मिशन जो हमने चलाया था, वो अभी इट येट टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी वर्कफोर्स, तो गैप अभी लैक करता है। तो स्किल जो हम दे रहे हैं स्कीम्स के थ्रू, वो उस लेवल की अभी है ही नहीं। तो स्किल इंडिया मिशन येट टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबल वर्कफोर्स। अब होता क्या है, हम आंसर में लिख देते हैं स्किल इंडिया डज नॉट सक्सीड, इस तरीके से लिखने हैं। तो ये ऐसे मॉडरेट वर्ड यूज करना है कि काम तो कर रहा है बट इट येट टू ब्रिज द गैप, जो गैप है भी उसको फिल करना है। तो लैंग्वेज आपको थोड़ी अपनी चेंज करनी पड़ेगी लिखते वक्त, सीधा नहीं लिख सकते। इनफॉर्मल जॉब डोमिनेटिंग, ठीक है, अभी भी जो मोस्टली है इनफॉर्मल जॉब्स में हमारे हैं, अराउंड ओवर 85% जो जॉब्स है दैट आर इन इनफॉर्मल सेक्टर। उससे होता क्या है कि लो वेजेज होती है वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में, और सोशल सिक्योरिटी, नो सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट, इसके ये किसने दी थी रिपोर्ट? आपकी इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन की रिपोर्ट है। तो ऐसे कुछ कुछ कोड करते चलना हो, इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन। नेक्स्ट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, ठीक है, अराउंड 41% है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग आपका, अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अराउंड 41%। नेक्स्ट इज द स्लो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारी जो इंडस्ट्री की और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वही बहुत कम है, अभी वो तो फास्ट नहीं है। अराउंड 16.7% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर। जब मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज ज्यादा होगा तभी ज्यादा जॉब क्रिएट होगी।
ठीक है, तो ये रीजन है, यहाँ पे हम लोग मिस कर रहे हैं उस चीज में। तो फिर आगे कहाँ पे आएंगी नई जॉब्स अगर कर रहे हैं तो जॉब्स विल कम फ्रॉम लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, उनको प्रमोट करो आप। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आएगा आपका, जैसे टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट्स हो गया, टॉय हो गया, है ना, लेदर का हो गया, ये सब आपको इंडस्ट्री प्रमोट करनी है। आप एग्रो प्रोसेसिंग हो गया। पीएलआई फॉर द लेबर इंटेंसिव सेक्टर कैन हेल्प, जो परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम हमारी, वो किसके लिए ज्यादा प्रमोट करें हम, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन है उस पर ज्यादातर देखा गया पीएलआई का ज्यादा बेनिफिट कौन उठा रहा है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री। अगर वही हम कैसे ऐसा ऐसा कुछ करते प्रपोर्शनेटली उनको ज्यादा मिल जाए अगर पीएलआई का बेनिफिट, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो हमारे यहाँ पे क्रिएट होंगी जॉब्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब पीएलआई का भी क्वेश्चन आएगा तो भी आप उसमें डालोगे, ये किसको बोलते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस, या आपने अपना दिमाग लगाएगी स्कीम का बेनिफिट ज्यादा कहाँ पे जाना चाहिए। कभी एक्सपोर्ट में अगर कुछ लिखना हो तो वहां पे एक बच्चा लिखेगा सीधा पीएलआई स्कीम, आप लिखोगे पीएलआई स्कीम का ज्यादा बेनिफिट किसका मिलना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। जिस सेक्टर में क्वेश्चन आया उसी सेक्टर में डाल दो उसको कि पीएलआई का ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट ऐसे करना है आपको, एक ही ठीक है। तो वो थोड़ा हो जाता है कि हाँ भाई समझदार है लड़का, ठीक है, उसमें उसी काम को आपने कैसे माउल्ड किया, कैसे यूटिलाइज किया। फिर एमएसएमई सेक्टर में से और जॉब्स आएंगी, तो एमएसएमई को और बढ़ावा दो। इसके लिए स्कीम मैंने दे रखी है, जैसे कि क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम हो गया, ठीक है, रैम्प प्रोग्राम हो गया, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। एमएसएमई को अगर आप प्रमोट ज्यादा करोगे तो वहां पे नंबर ऑफ जॉब्स ज्यादा बढ़ने के चांस है। तो एमएसएमई प्रमोशन, ग्रीन इकोनॉमी को करो प्रमोट, रिन्यूएबल एनर्जी को करो, जैसे ईवी में जॉब्स आएंगी, सोलर पैनल्स उनके इंस्टॉलेशन उसमें जॉब्स आ सकती हैं। तो ईवी और आपका ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी से जॉब्स आएंगी आपकी। अगला आएगा डिजिटल एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ई कॉमर्स हो गया, गिग वर्कर्स हो गया। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या होती है, जो हाँ ऑनलाइन उन पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, सीधा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता उनका, वो फ्रीलांसिंग जो टाइप होते हैं फ्रीलांसर्स, उनको प्रमोट करो ज्यादा, वहां से नई जॉब्स आएंगी आपकी, उनको रेगुलराइज करो, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पे जॉब आएगी अब आगे, कि गवर्नमेंट का फोकस भी है पीएम गति शक्ति, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, वैसे प्राइवेट रियल एस्टेट ही बढ़ रहा है, तो और जॉब्स कहां से आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से। देन रूरल, अब रूरल एरिया में फार्म पे नहीं बढ़ानी, एग्रीकल्चर तो पहले डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, तो ये याद रखना आप। तो रूरल में नॉन फार्म में बढ़ानी है, नॉन फार्म एक्टिविटीज में, जैसे कि एग्री टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ये बढ़ाओ आप, ठीक है। क्या कल्चरल टूरिज्म कर लो, रूरल टूरिज्म हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स में करो, ठीक है, इन सब में बढ़ानी है। लास्ट में स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे करने हैं, तो जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहती है। फिर अगर ठीक है, अगर और ज्यादा पॉइंट आपके पेज बचता है तो थोड़ा बहुत वे फॉरवर्ड लिख दो कि ओवरऑल क्या करना है हमें, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, स्किल का गैप ब्रिज करना है ना। ये 2-3 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, नीति आयोग ने जो दे रखे हो, हर एक का मैंने हर पॉइंट के आगे ये लिखा है किसने दिया है, एक नीति आयोग लिखा है, इकोनॉमिक सर्वे लिखा है, तो अलग अलग आप करो, उसको कोट करना है आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Capitalism has guided the world economy to unprecedented prosperity. However, it often encourages short-sightedness and contributes to wide disparity between rich and the poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism driving inclusive growth in India? Discuss. फिफ्टीन मार्क्स की तरह करना है इसको, 11 मिनट, 3 पेजेस आ चुके हैं कैपिटलिज्म पे, पॉइंट्स पता होना चाहिए दोनों साइड के, कैसे कैपिटलिज्म इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट भी करता है और कैसे लिमिटेशन। देखो पहले देखिए आर्गुमेंट सपोर्टिंग कैपिटलिज्म एज अ ड्राइवर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। क्योंकि देखो जब भी कैपिटलिज्म होएगा तो कहीं ना कहीं फायदा तो होगा, ऐसी बात नहीं है, इंडस्ट्रीज आएंगी, इनोवेशन आएगा, जॉब्स आएंगी, वो सब तो एक होना, इकोसिस्टम तो क्रिएट होगा, पर उसको कैसे रेगुलेट करना है ताकि बैलेंस रहे चीजें, वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ताकि क्रूनी कैपिटलिज्म ना हो वो। तो पहला क्या होता है, वेल्थ एंड जॉब क्रिएशन थ्रू प्राइवेट सेक्टर। कैपिटलिज्म प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। स्टार्टअप इंडिया हैज फैसिलिटेटेड द इमर्जेंस ऑफ अराउंड 1.2.5 लाख स्टार्टअप्स जनरेटिंग सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट। तो जब कैपिटलिज्म आता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है ना, जॉब्स क्रिएट होती है, पहला फायदा तो ये है। फिर टेक्नोलॉजी आती है कैपिटलिज्म के साथ, इनोवेशन होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये सब फायदे हैं।
मार्केट कंपटीशन, फोस्टर इनोवेशन, इंप्रूव एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी। तो इन सबसे इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। पहले मान लो हर कोई फोन अफोर्ड नहीं कर सकता था, लिमिटेड लोग के पास फोन होता था। अब कैपिटलिज्म आने से क्या हुआ, कंपटीशन आया, इनोवेशन आया, फोन के प्राइस भी डाउन हो गए। अब लगभग हर एक के पास फोन है अवेलेबल। समझ रहे हो बात को? इस बात तो वो भी कहीं ना कहीं फोन भी तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट है। उसकी परचेजिंग पावर से उस फोन को खरीद पाया, फिर उससे डेवलपमेंट आगे बढ़ रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही है कैपिटलिज्म का। तो ये वाला पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट बताओगे आप कैपिटलिज्म का। थर्ड पॉइंट, मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट। कैपिटलिज्म के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, सर्विस जो होती है, उससे फिर क्या होता है, फर्दर आपकी डेवलपमेंट होती है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, चाहे आपका फार्मा सेक्टर हो, इन सब में मार्केट ड्रिवन रिसोर्स एलोकेशन, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फाइनेंशियल मार्केट सपोर्ट कैपिटल मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव सेक्टर्स। ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड मार्केट एक्सेस। ठीक है, कैपिटलिज्म के कारण ही ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है, मार्केट एक्सेस मिलता है। हमारे यहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने उसको, प्रोडक्ट्स को। कैपिटलिज्म सपोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड लिंकेज, एनहेंसिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। ठीक है, अब कंसर्न्स क्या है इसके साथ? कंसर्न्स विद अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म हिंडर्स इंक्लूसिवनेस। पहले बात तो वाइडनिंग इनइक्वालिटी। इंडिया में देखो ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है कि अराउंड जो टॉप 1% रिच है उनके पास 53% वेल्थ है। फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मोटिव्स रहता है। ठीक है, निग्लेक्ट ऑफ सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट इफ लेफ्ट सोली टू द मार्केट फोर्सेस। अगर सब कुछ कैपिटलिज्म को दे तो हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट को तो भूल ही जाएंगे वो। ठीक है, तो इसलिए रेगुलेशन जरूरी है। जब मान लो अगर हेल्थ केयर की बात करें तो रूरल हेल्थ केयर को निग्लेक्ट ही कर देंगे, सारा कहाँ पे फोकस रहेगा, अर्बन एरिया में रहेगा। तो ये वहां पे इंक्लूसिवनेस थोड़ी कर सकती है सफर आपकी। रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटी, मार्केट ड्रिवन ग्रोथ कंसंट्रेट इन द अर्बन एंड डेवलप्ड रीजन्स। एनवायरमेंटल एक्सप्लॉइटेशन, ये सब होंगे अगर आपके अनरेगुलेटेड रहेंगे तो। फिर करना कैसे है, बैलेंस। रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म होना चाहिए। ठीक है, एथिक्स में लिखोगे कंपैशनेट कैपिटलिज्म, यहाँ पे लिखोगे रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशल सेक्टर में भी काम करें ये लोग, सीएसआर को प्रमोट हो, ये सब होना चाहिए। रेगुलेटरी एंड वेलफेयर रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट रेगुलेटरी काम करे उसमें। ठीक है, स्टेट एंश्योर रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सोशल वेलफेयर स्कीम्स। फाइनेंशियल और डिजिटल इंक्लूजन हो, एमएसएमई का प्रमोशन ज्यादा होता है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो। और ईएसजी, ईएसजी क्या है, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, इन सब का ध्यान रखा जाए इन्वेस्टमेंट करते वक्त। ठीक है, ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी फोकस। इस तरीके से अगर हम कैपिटलिज्म रेगुलेट करते हैं तो वो इंक्लूसिवनेस को बढ़ाएगा। आगे समझ में, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी ऐसे कुछ आ जाए तो उसको एकदम से ये मतलब खराब है, उसके कुछ फायदे हैं और उसको कैसे इंप्रूव करना है ह्यूमन बेनिफिट के लिए, वो ध्यान देना है। ऐसे आपको आपका आंसर लिखना है अपना, बैलेंस होके। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, among several factors for India's potential growth, saving rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for the growth potential? कैसे सेविंग रेट इफेक्टिव है उसके बताने हैं आपको 3-4 पॉइंट, और फिर बाकी अदर फैक्टर बताने हैं। ठीक है, फॉर द ग्रोथ। 10 मार्क्स 7 मिनट्स। देखो, से रोल ऑफ सेविंग रेट इन इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू हारर डोमर मॉडल, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेविंग रेट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कैन मोबिलाइज द डोमेस्टिक सेविंग वाया बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक्सेट्रा टू फंड द लार्ज स्केल इन्वेस्ट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी सेविंग लेके उसको कहाँ यूज कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, जब जब सेविंग ज्यादा होती है तो बैंक क्या कर सकता है, ज्यादा लोन दे सकता है। तो किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल सेक्टर डेप्थ बढ़ती है इससे। ठीक है ना, हायर सेविंग पूल एनहेंसेस द डेप्थ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। कॉन्फिडेंस आता है इकोनॉमी की, यहाँ पे सेविंग काफी है, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइव्स कंजप्शन ऑफ इन द लॉन्ग रन, आप आज सेव कर रहे हो कब के लिए, रिटायरमेंट में खर्चा करने के लिए, तब भी। ठीक है, खर्च तो होना ही तब भी, तो कंजप्शन एक कॉन्फिडेंस आता है इकोनॉमी में। हाउसहोल्ड सेविंग इवेंचुअली ट्रांसलेट इनटू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, एनकरेजिंग फ्यूचर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड स्पेंडिंग। तो पता होता है लोग कर रहे हैं, आगे खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी में डिमांड है पक्का, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ईपीएफओ, पीपीएफ, एनएससी एंश्योर रिटायरमेंट कंजप्शन। जैसे पैसा आता है एक साथ, लोग उसको फिर कंज्यूम, खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं।
प्रमोट्स फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि क्राउडिंग आउट इफेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है ना, प्राइवेट भी आराम से लोन ले सकते हैं। तो ये सब आप जब जब कंट्री में प्राइवेट कंपनी या बाकी लोन ले पाएंगे तो आराम से बिजनेस कर पाएंगे, फ्लरिश हो पाएगा, तो इसलिए सेविंग रेट इंपॉर्टेंट है। सेविंग के अलावा बाकी ऐसे तो नहीं ना केवल सेविंग से सारा काम हो जाएगा, बाकी भी जरूरी है। अदर क्रिटिकल फैक्टर्स ड्राइविंग इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल, पहले तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, फिर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें जरूरी है, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। तो ये होलिस्टिक बताना है आपको, ठीक है, गवर्नेंस भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो जितने भी कैपिटल गेन्स हैं वो सारे करप्शन में और इसमें चला जाएगा। फिर ग्लोबल इंटीग्रेशन, है ना, हम ट्रेड भी करें एक्सपोर्ट भी करें, ठीक है, ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड ट्रेड्स, फाइनेंशियल सेक्टर डीपनिंग, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर भी स्ट्रांग होना चाहिए, इंक्रीज क्रेडिट एक्सेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब होगा। तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपका ग्रोथ ओवरऑल होगी। लास्ट में कुछ चैलेंजेस है ना, और फिर क्या इनके वे फॉरवर्ड है, ठीक है। अभी वो टैरिफ का भी यूएस का हो गया 25% वाला, है ना, तो उसमें फिर हमें देखना है भी कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं अपने उस पार्ट को, डाइवर्सिफाई करो, है ना, ईयू से भी कर सकते हैं हम। हमें वैसे तो बहुत फर्क तो है ही, लेकिन फिर भी हमें अपनी डोमेस्टिक जो है इकोनॉमी, उसको मार्केट, उसको बूस्ट करना है, आत्मनिर्भर भारत को करना है। और जैसे उनका भी मेन एक ये था कि भाई रशिया से हम कम कर दे थोड़ा डिफेंस वाला, तो हम ऐसे बो डाउन भी नहीं हो सकते, हमें तो अपना डाइवर्सिफाई करना है ये चीजों को, ठीक है। फिर ब्रिक्स को, एससीओ को, इनको स्ट्रेंथन करने की बात करो, है ना, ये तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे मान लो प्रोडक्शन ही नहीं होगी, प्रोडक्शन क्यों कम होगी, जो एक्सपोर्ट वाला काम था वो डिमांड कम हो जाएगी ना, इससे इस तरीके से फर्क पड़ेगा। अराउंड 1% ऑफ जीडीपी का बता रहे थे, एक एस्टिमेट बता रहे थे, ये ऐसे कम होगी। जो चीज पहले बहुत मैन्युफैक्चर हो रही थी यहाँ पे, इसलिए हो रही थी वहाँ यूएसए में जाने के लिए, वो थोड़ी कम हो जाएगी, वो थोड़ी इस सेंस में कह रहे थे। क्या, वो मेरे को पता नहीं, आइडिया से देखा नहीं मैंने, वो नहीं किया वैसे अभी तो, है ना। अभी इसका इम्पैक्ट देख रहे थे कैसे क्या पड़ेगा, बाकी देखते हैं अभी और क्या होगा फाइनली। ये तो पहले से चल रहा है इनका जीएसटी वाला तो, पुराना ये। क्वेश्चन 7 करते हैं। ये ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन है जो कभी भी दोबारा ही पूछ सकता है किसी तरीके से भी। हाउ आर द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय द अर्सवाइल प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? 15 मार्क 11 मिनट्स। देखो भी नीति आयोग, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की अप्रोच क्या थी, टॉप डाउन, इसमें क्या है बॉटम अप, है ना, वहाँ सेंट्रलाइज रिसोर्स कंट्रोल था, यहाँ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात होगी। रोल, ये पैरामीटर्स कर लो, अप्रोच कैसी थी, रोल क्या था, यहाँ पे एलोकेशन ऑफ फंड्स टू स्टेट एंड मिनिस्ट्रीज, यहाँ पे रोल क्या है, थिंक टैंक की तरह काम करता है, पॉलिसी थिंक टैंक एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बॉडी। फिर प्लानिंग और फिलोसफी, यहाँ 5 ईयर प्लान पे टारगेट ड्रिवन था, यहाँ किस पे काम करेगा, ये आउटकम बेस्ड, ठीक है ना, विजन डॉक्यूमेंट आउटकम ओरिएंटेड प्लानिंग, ये विजन बनाता है 2047 में इंडिया ऐसा होगा उस तरीके से, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। फेडरलिज्म में ये सेंट्रलाइज्ड विद लिमिटेड स्टेट ऑटोनॉमी, यहाँ पे किसकी बात चलेगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टीम इंडिया की बात होगी, ठीक है ना, एम्फेसिस ऑन टीम इंडिया, स्टेट पार्टिसिपेशन एंड पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में ये थोड़ा रिजिड था, सेंट्रलाइज अप्रोच थी, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, एनकरेज इनोवेशन, रियल टाइम फीडबैक एंड पायलट इनिशिएटिव्स, जैसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, पायलट बेसिस पे करते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। देन प्राइवेट सेक्टर रोल, यहाँ पे लिमिटेड था, लिमिटेड एम्फेसिस ऑन प्राइवेट पार्टिसिपेशन, यहाँ पे साथ चलते हैं, रिकॉग्नाइज प्राइवेट सेक्टर एज अ की डेवलपमेंट पार्टनर, जो भी पॉलिसी निकलेगी वहाँ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे। देन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, प्लान इंप्लीमेंटेशन मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल एजेंसी, यहाँ पे क्या होंगे, रियल टाइम डेटा होगा, डैशबोर्ड बने होंगे, ठीक है, रियल टाइम डेटा टूल्स लाइक इनोवेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स। और क्या नई चीज लेके आए, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसमें क्या होता है, डेटा ड्रिवन अप्रोच है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, यहाँ पे जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। गति शक्ति में क्या है, कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नेशनल एनर्जी पॉलिसी, अटल इनोवेशन मिशन, ये सब क्या कर रहे हैं, इनोवेशन प्रमोट कर रहे हैं कंट्री के अंदर, तो ये न्यूनेस है इसके अंदर नीति आयोग के अंदर।
स्टेट रैंकिंग मैकेनिज्म क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगा, ठीक है ना, अलग अलग हेल्थ इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, फोस्टरिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। फिर चैलेंजेस क्या है नीति आयोग में, इट हैज लैक ऑफ फाइनेंशियल एलोकेशन पावर, बस पैसा तो एलोकेट नहीं कर सकती, बस एडवाइजरी बॉडी है। परसेप्शन ऑफ सेंट्रलाइज डोमिनेंस, है ना, तो स्टेट्स को लगता है कि नीति आयोग एडवाइस कर रहा है तो सेंट्रलाइज डोमिनेंस है, वो परसेप्शन आता है। लिमिटेड लीगल मैंडेट, ठीक है, नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी functioning primarily through the advisory mechanism, limiting its authority in comparison to bodies like finance commission and interstate council. Mixed outcome of the flagship initiative, तो सारे ऐसे भी नहीं सक्सेसफुल हुए हैं, मिक्स आउटकम है, ठीक है। फिर करना क्या चाहिए, strengthen evidence based policy making, improve data transparency, real time monitoring, इन सबको improve करना है, enhance synergy with the constitution, बाकी जो क्वेश्चन बॉडी है उनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो, ठीक है। एक्सपेंड फोकस ऑन द इमर्जिंग एरियाज, नए एरिया में फोकस करे नीति आयोग, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू द मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट, 15 मार्क्स। देखो भाई, केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में क्या फर्क होता है, कैसे क्या, तो केयर इकोनॉमी मोस्टली अनपेड होती है या अंडरपेड होती है, ऐसा नहीं है, पेड भी हो सकती है, पर मोस्टली दे आर लार्जली अनपेड और अंडरपेड। केयर गिविंग एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में मार्केट बेस्ड होगी, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज होंगी। इकोनॉमिक मेजरमेंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीडीपी केयर पे, ठीक है, फुल्ली कैप्चर्ड इन जीडीपी। जेंडर एस्पेक्ट डिसप्रोपोर्शनेटली परफॉर्म्ड बाय वीमेन, तो मोस्टली वीमेन ही करते के, बोथ मैन एंड वीमेन पार्टिसिपेट। एग्जांपल है चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, हाउस होल्ड चोर्स एंड कुकिंग। यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, एमएसएमई आते हैं। इम्पैक्ट सोशल सपोर्ट, सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इट ड्राइव्स इकोनॉमिक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपने बेसिक बता दिया, डिफरेंस दोनों का था। फिर कैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू, ठीक है, केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज कर सकते हैं। एक तो ये डायग्राम है और बाकी मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। पहले तो रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, मेजर एंड रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अनपेड वर्क, पहले उसको रिकॉग्नाइज करना है कितना है, फिर उसको रिड्यूस करना है, द ओवरऑल टाइम स्पेंड ऑन अनपेड वर्क बाय द अफोर्डेबल केयर एस्पेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अनपेड वर्क पे काम टाइम रिड्यूस करके ज्यादा पेड वर्क पे करवाना है, ठीक है। थर्ड, रीडिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ अनपेड वर्क डन बाय द वुमेन विद इन हाउस होल्ड, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करो, मैन को भी इंक्लूड करो। रिवॉर्ड एंश्योरिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल केयर वर्कर्स, ठीक है, तो जो केयर वर्कर है उनको रिवॉर्ड होना चाहिए। और लास्ट में आपका रिप्रेजेंट द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड केयर गिवर्स एंड द मोस्ट एंड एंश्योर देयर हैव अ वॉइस, तो उनके रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी बात सुनी जाए। अब करना कैसे इस पार्ट को, कैसे विमेन एम्पावरमेंट करके हमें कैसे केयर गिविंग को मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला देखो, केयर इकोनॉमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, जैसे किसी को भी चाहिए तो सीधा एक प्लेटफॉर्म पे जाके अपना हायर कर ले, तो वहां पे उनका एक रेगुलराइज हो जाएगा और अब ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे उबर होता है, ये सब होता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो एक लाइक केयर.com बन जाए वहां पे, टू इंक्लूड ब्रॉडर रेंज ऑफ सर्विसेज, में अलग अलग सर्विसेज आ जाए, प्रोवाइडिंग मोनेटाइज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन केयर गिवर्स। सेकंड, प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, जो भी केयर वर्कर्स हैं विमेन, उनको हेल्थ इंश्योरेंस हो, मैटरनिटी बेनिफिट्स हो, पेंशन स्कीम्स, ठीक है, टू वुमेन केयर गिवर्स, ये सब हमको सोशल बेनिफिट्स दो। एनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन द केयर इकोनॉमी, तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करो, जैसे मेक देम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कंट्रीब्यूट टू द मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, अगर वो खुद एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे इस इकोनॉमी में, और दूसरा इट विल कंट्रीब्यूट टू द मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। असेस टू फाइनेंस, ये बहुत जरूरी है, कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना तो फाइनेंस होना जरूरी है, तो लोन अगर प्रोवाइड करेंगे तो दे कैन इन्वेस्ट इन द बिजनेस, ठीक है। इनेबल देम टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, एक्सपेंड देयर ऑपरेशन, और ये कैसे कर सकते हैं हम, थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप आल्सो, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाए। आगे मैंने एक पॉइंट और लिख रहा है, कोऑपरेटिव्स बन जाए केयर इकोनॉमी, तो ऐसे इसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं। सोशल इंपैक्ट बॉन्ड फॉर द केयर, ठीक है, जो भी पैसा आ रहा है, फंड फ्रॉम दीज बॉन्ड्स कैन बी एलोकेटेड टू पे केयर गिवर्स फॉर द कम्युनिटी सर्विस, जो भी केयर गिवर कम्युनिटी सर्विस दे रहे हैं उनको पैसा कहां से देंगे, फिर सोशल इंपैक्ट बॉन्ड से दे दो, तो उनको भी, ताकि एक फिक्स इनकम उनकी भी हो जाए। नेक्स्ट, स्किल ट्रेनिंग करो, ठीक है, फॉर जो भी आजकल शिफ्टिंग इंडस्ट्रियल डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, फॉर द शिफ्टिंग इंडस्ट्रियल डिमांड एंड नेचर ऑफ जॉब्स, ऑल्सो मैन शुड बी ट्रेन्ड इन द केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी की कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं,
AI एनहेंस टेक्निकल यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन आईडी हो गया, वहां पे सब लोग करते हैं, फिर वहां मैच हो सकता है किसको रिसिपिएंट चाहिए किस तरीके से, ठीक है। फॉर केयर गिवर मैचिंग, ensuring compatibility between caregiver and recipient. Then tokenization of care, इसमें क्या होगा, आपका अन टोकन्स दैट आर रिडीम्ड फॉर आपका गुड्स सर्विसेज और इवन फियाट करेंसी, तो जो भी सर्विस दी उनके बदले उनको टोकन मिल जाए, दैट कैन बी रिडीम्ड फॉर अदर गुड्स और इवन करेंसी ऑल्सो, टोकनाइजेशन कर सकते हैं केयर का, ठीक है। लास्ट में ग्लोबल केयर एक्सचेंज प्रोग्राम, तो नॉट ओनली इंडिया, बाहर भी अगर हम तो ऐसे ग्लोबल लेवल पे सर्विस अगर हमारे यहाँ से जा सकते हैं, है ना, केयर गिवर्स, तो ग्लोबल लेवल पे हमें एक्सचेंज प्रोग्राम कंडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये केयर गिविंग इकोनॉमी हमारी किसमें कन्वर्ट हो सकती है, मोनेटाइज। ये वैसे भी वो प्रोसेस है, अगर नॉर्मल तुमसे कुछ वैसे पूछ ले कि कैसे भी किसी प्रोग्राम को तुम मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे दो उनको, कोऑपरेटिव्स बना दो, है ना, फिनेंस दो उनको, इस तरीके से करना है वो 7-8 पॉइंट, इसलिए ये थीम कॉमन हो जाती है। तो ये थीम की अगर पकड़ ली, फिर किसी भी पूछ लेगा कि इसको अगर ये अभी किसको मोनेटाइज नहीं, इसको कैसे मोनेटाइज कराओगे, आप ऐसे करवा सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, 13 करते हैं एमएसएमई का, जैसे नीति आयोग एक थीम है वो आ सकता है, एमएसएमई एक थीम है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 13 करो, क्वेश्चन नंबर 13, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ requires increased share of manufacturing sector in GDP, particularly of MSME. Comment on the present policies of the government in this regard. Simple question है, लिखो लेकिन, क्योंकि MSME थीम इंपॉर्टेंट है। देखो पहले एमएसएमई का थोड़ा बताना है ना, कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रोथ में, एक्सपोर्ट्स में, उसके बाद पॉलिसीज देखते हैं गवर्नमेंट की। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, रुपीज 1.97 लाख करोड़ एलोकेशन, टारगेट 14 की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बता दो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट रीच, इससे इतना फायदा हुआ। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, फिर एमएसएमई स्पेसिफिक मेजर अगर देखें, रेजिंग एमएसएमई डेफिनेशन ब्रॉडन की थी हमने, ठीक है, ब्रॉडन कवरेज फॉर द मोर यूनिट्स, क्रेडिट सपोर्ट, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, डिसबर्स अराउंड 3.9 लाख करोड़ रुपीज, सपोर्टिंग 1.3 करोड़ एमएसएमई। ये डेटा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन से अराउंड ओवर 2.2 करोड़ एमएससी रजिस्टर्ड हुई है ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एनहेंसिंग द फॉर्मलाइजेशन। क्लस्टर डेवलपमेंट हुई है सुफ्रुति के थ्रू, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट किया हमने, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस, डिजिटल कंप्लायंस अंडर विवाद से विश्वास, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और जो इन्होंने जो अचीव किया वो आप बताना है। फिर आप बताओगे कुछ चैलेंज है, कुछ लिमिटेशन भी है इसके अंदर। स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग शेयर, अभी भी 25% का टारगेट अचीव नहीं कर पाया एमजीडीपी वाला। क्रेडिट एक्सेस का इशू है, एमएसएमई फेस हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड कोलेटरल रिक्वायरमेंट डिस्पाइट स्कीम्स। टेक्नोलॉजी एंड स्किल गैप्स हैं, ठीक है, कंप्लायंस बर्डन है। फिर करना क्या चाहिए, यूके सीना रिपोर्ट ऑन एमएसएमई के रिकमेंडेशन आप दे सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंथन एमएसएमई एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट, प्रमोट डिजिटाइजेशन, इंडस्ट्री 4.0 के टूल्स प्रमोट करें हम, एनकरेज स्किल डेवलपमेंट, है ना, एंश्योर फास्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई स्कीम एंड सपोर्ट फॉर एमएसएमई इंक्लूजन, ये सब कर सकते हैं। आज इतना ही, कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट 2 कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चन है उनको पढ़ना है अपने, ठीक है, ताकि वो बाकी टॉपिक भी कवर हो जाएंगे आप।